हम पहली प्रश्नावली समुच्चय पढ़ रहे थे और हमने इस प्रश्नावली का पहला जो टॉपिक है समुच्चय की परिभाषा, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे और अगला टॉपिक है समुच्चय का निरूपण, अर्थात समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं। समुच्चय के निरूपण की जो तरीके हैं उनकी संख्या है दो। पहला तरीका है रोस्टर रूप और दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। एक एक करके इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और दोनों ही बिंदुओं को हम उदाहरणों की सहायता से ही समझेंगे। समुच्चय के निरूपण की जो पहली विधि है या जो पहला जो तरीका है समुच्चय को लिखने का वो है रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में हम समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं, आइए अब इस बात को समझते हैं। तो पहला उदाहरण लिखा हुआ है 7 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो 7 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें कौन कौन से सदस्य, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, पहले हमें ये पता करना है। तो 7 से छोटी समप्राकृत संख्याएं, तो 7 से छोटी समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक तो अवयव आएगा 2, एक अवयव आएगा 4, एक अवयव आएगा 6। ये इतने अवयव हैं, इतनी वस्तुएं हैं, इतने सदस्य हैं जो इस समुच्चय में आएंगे। अब हमें वो अवयव मिल गए जो इस समुच्चय में आ रहे हैं। उसके पश्चात हमें क्या करना है, इन अवयवों को एक पंक्ति में लिखना है। तो इस प्रकार इन अवयवों को हम पंक्ति में लिख लेंगे। पंक्ति के लिखने के पश्चात इन अवयवों को अल्प विराम के द्वारा पृथक करना है। अल्प विराम के द्वारा पृथक करने के बाद इनको मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। अब ये जो रूप हमें मिला है वो इस समुच्चय का रोस्टर रूप है। अगला उदाहरण है 3 के प्रथम 5 गुणज का समुच्चय। इस समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले ये देख लो कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव, कौन कौन से सदस्य, कौन कौन सी वस्तुएं आ रही है। तो हमें क्या लिखना है, देखो इस समुच्चय में कौन आ रहे हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब जो 3 का गुणज है उन गुणजों में शुरुआत के जो 5 संख्या है वो यहाँ पर आ रही है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज में क्या देंगे, एक तो गुणज आएगा 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12 और पांचवा गुणज 15। ये वस्तुएं, ये सदस्य या ये अवयव हैं जो 3 के प्रथम 5 गुणज है। तो अब हमें वो अवयव मिल गए जो इस समुच्चय के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन अवयवों को एक पंक्ति में लिखना है। तो सभी अवयवों को पंक्ति में लिखो। पहला अवयव है 3, दूसरा अवयव 6, तीसरा अवयव 9, चौथा अवयव 12 और पांचवा अवयव है 15। तो सभी अवयवों को हमने पंक्ति में लिख लिया। अब इन अवयवों को अल्प विराम के द्वारा पृथक कर दो। पृथक करने के पश्चात इनको मझले कोष्ठक में बंद कर दो। अब ये जो रूप हमें प्राप्त हुआ है ये इस समुच्चय का रोस्टर रूप है। अगला उदाहरण देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो पहले वही देखो कि इस समुच्चय में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से अवयव, कौन कौन से सदस्य आ रहे हैं। तो समुच्चय है किसका, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे अनंत तक चलती रहेंगी। प्रथम 5 का मतलब शुरुआत से 5 संख्याएं, तो शुरुआत से 5 संख्याएं कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो एक तो अवयव आएगा 1, एक अवयव हो गया 2, एक अवयव हो गया 3, एक अवयव हो गया 4 और एक अवयव हो गया 5। तो ये अवयव हैं जो इस समुच्चय में आ रहे हैं। अब इस समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इन अवयवों को पंक्ति में लिखेंगे। तो इन अवयवों को पंक्ति में लिखो। तो पंक्ति में लिखते हैं 1 2 3 4 5। पंक्ति में लिखने के बाद हमें इन अवयवों को अल्प विराम के द्वारा पृथक करना है। पृथक करने के पश्चात इनको मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। ये जो रूप हमें मिला है इस रूप को कहते हैं इस समुच्चय का रोस्टर
रूप। अगले उदाहरण को देखो, 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, और इस समुच्चय को भी हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय हमें बनाना किसका है, तो समुच्चय बनाना है 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं का। तो 12 को विभाजित करने वाली संख्या देखो कौन कौन सी, 12 को विभाजित करने वाली एक संख्या तो है 1, इसके अलावा दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 3, चौथी संख्या है 4, पांचवी संख्या है 6 और अगली संख्या है 12। तो ये जो संख्याएं हैं वो इस 12 को विभाजित करें। तो अब इस समुच्चय में जो जो वस्तुएं, जो जो सदस्य, जो जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक अवयव तो ये होगा, एक अवयव ये होगा, एक अवयव ये होगा, एक अवयव ये होगा, एक अवयव ये होगा और एक अवयव ये होगा। ये जो अवयव है, ये जो सदस्य हैं वो इस समुच्चय में आएंगे। अब इस समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इन सभी अवयवों को पंक्ति में लिखो। तो अवयवों को पंक्ति में लिखते हैं 1 2 3 4 6 12। पंक्ति में लिखने के पश्चात इनको अलग विराम के द्वारा पृथक कर लेना है। पृथक करने के बाद इनको मध्य कोष्ठक में बंद कर दो। ये जो रूप हमें मिला है वो इस समुच्चय का रोस्टर रूप है। अगला प्रश्न है, समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के हल का समुच्चय, और उस समुच्चय को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो इस समीकरण के हल याद कर लो पहले तो समीकरण देता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। मध्य पद तोड़कर इसके हल याद करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x को ले लो, तो x को लेने पर आ गया x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 को ले लो तो बन गया x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 गुणा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो x का मान आएगा माइनस 2 और एक x का मान आएगा 1। तो ये इस समीकरण के हमने हल ज्ञात कर लिए। तो इस समीकरण का एक हल तो मिला हमें माइनस 2 और एक हल मिला 1। इन हलों को लिख लो पंक्ति के रूप में माइनस 2 1। पंक्ति में लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, अलग विराम के द्वारा पृथक करना है। पृथक करने के पश्चात इसको मध्य कोष्ठक में बंद कर देना है। तो ये जो रूप हमें मिला है वो रूप इस समुच्चय का रोस्टर रूप है। अगला उदाहरण है समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो पहले तो ये देख लो कि इस समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से अवयव, कौन कौन से सदस्य आ रहे। तो कौन कौन से सदस्य आएंगे, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय बना रहे। तो इसके अंदर जो वस्तुएं आएंगी वो आएगी 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार आगे अंत तक चलती रहेंगी। तो ये वस्तुएं या ये अवयव, ये सदस्य हैं जो इस समुच्चय के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इन सदस्यों को, इन अवयवों को, इन वस्तुओं को एक पंक्ति में लिखो। तो पंक्ति में लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इन अवयवों को हमें क्या करना है, अलग विराम के द्वारा पृथक करना है। अलग विराम के द्वारा पृथक कर दो। अब देखो सम संख्या 16 पर आकर नहीं रुकेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो आगे भी चलती रहेगी तो फिर इनको यहाँ पर 3 बिंदु लगा इस प्रकार लिख देंगे कि ये संख्या आगे अनंत तक चल रही है। इन 3 बिंदुओं का मतलब क्या हुआ कि ये आगे अनंत तक चल रही है। उसके पश्चात हम इसको क्या करेंगे, मध्य कोष्ठक में बंद करेंगे। तो ये जो रूप हमें मिला है वो ये मिला है समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर रूप। अगला उदाहरण है स्कूल शब्द के अक्षरों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। स्कूल शब्द के अक्षरों का जो समुच्चय उसको हमें कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले तो ये देखो कि जो स्कूल शब्द का अक्षरों का जो समुच्चय है इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। तो स्कूल शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, एक तो अक्षर आ रहा है एस, एक अक्षर आ रहा है सी, एक अक्षर आ रहा है एच, एक अक्षर आ रहा है ओ और एक अक्षर आ रहा है एल। ये अक्षर हैं या ये वस्तुएं हैं, ये सदस्य हैं जो स्कूल शब्द के
अक्षरों के समुच्चय में आ रही है। अब हमें ये पता चल गया कि इस समुच्चय में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इन अवयवों को एक पंक्ति में लिख लेना है। तो पंक्ति में लिखना है, पंक्ति में लिखने के पश्चात हमें क्या करना है, इनको अलग विराम के द्वारा पृथक करना है। अलग विराम के द्वारा पृथक करने के पश्चात इसको पदों कोष्ठक में बने। अब ये जो रूप हमें मिला है वो रूप स्कूल समय के अक्षरों का जो समुच्चय था उस समुच्चय का रोस्टर रूप है। तो किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम, उस समुच्चय में जो जो वस्तुएं या अवयव या सदस्य आ रहे हैं उनको ज्ञात करना। उनको ज्ञात करने के पश्चात उन अवयवों को एक पंक्ति में लिखना। पंक्ति में लिखने के पश्चात उन अवयवों को अलग विराम के द्वारा पृथक करना। पृथक करने के बाद हमें उसको मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। और जो लास्ट में हमें रूप मिलेगा उस रूप को कहते हैं उस समुच्चय का रोस्टर रूप। अब प्रत्येक समुच्चय का रोस्टर रूप नहीं होता है। जैसे वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इन संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। समुच्चय के निरूपण का अगला तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। अब हम ये समझेंगे कि किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे उन सभी प्रश्नों में हमें रोस्टर रूप दिया गया होगा और उस रोस्टर रूप को हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4-5 उदाहरण लिखे, सभी के सभी रोस्टर रूप है और इन रोस्टर रूपों को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना सीखेंगे। तो जब भी हम किसी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें उससे पहले हमें ये काम करना है कि जो रोस्टर रूप हमें दे रखा है और उस रोस्टर रूप में जो भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को देखकर हमें एक ऐसी बात का पता करना है, एक ऐसे गुणधर्म का पता करना है जो उन अवयवों पर तो लागू हो रहा हो और उस समुच्चय के बाहर स्थित किसी भी अवयव पर लागू नहीं हो रहा हो। तो उदाहरणों से समझते हैं इस बात को। देखो पहला उदाहरण, इसमें हमें एक रोस्टर रूप दे रखा है और इसमें अवयव है 1 2 3 4 5। अब इस रोस्टर रूप को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखें इससे पहले हमें इन अवयवों को देखकर एक ऐसे गुणधर्म का पता करना है जो इन अवयवों पर तो लागू हो रहा हो और इस समुच्चय के बाहर स्थित किसी भी अवयव पर लागू नहीं हो रहा हो। तो इनको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो अवयव हैं वो सभी के सभी 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। इन अवयवों को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि सभी अवयव 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। गुणधर्म का पता चल गया। अब देखो लिखना कैसे इस बात समुच्चय निर्माण रूप में। तो इन सभी अवयवों को एक चर के द्वारा प्रदर्शित कर दो। अब जब भी अवयव को प्रदर्शित या अवयव को दर्शाने की बात होगी तब हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं। तो इन अवयवों को जिस चर के द्वारा दर्शाएंगे वो चर अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर होना चाहिए। तो हमने इन अवयवों को दर्शाने के लिए चर काम में ले लिया अक्ष। चर लिखने के पश्चात हमें लगाने हैं 2 बिंदु इस प्रकार। इन बिंदुओं को कहा जाता है कोलन चिन्ह। इन बिंदुओं को कहा जाएगा कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन अवयवों में जो गुणधर्म मिला है उस गुणधर्म को लिख देना है। अब देखो ये गुणधर्म मिला, इस गुणधर्म को यहाँ पर लिखना है। तो गुणधर्म को लिखें इससे पहले हमें देखो काम करना है। हमने सभी अवयवों को क्या मान लिया, अक्ष मान लिया, चर अक्ष के द्वारा दर्शा दिया। तो सभी अवयव की जगह अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर अक्ष लिख देंगे। अब ये गुणधर्म यहाँ पर लिखते हैं। तो अक्ष 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। इतना लिखने के पश्चात हमें क्या करना है, इस पूरी बात को हमें एक मझले कोष्ठक में
बंद कर देना है। अब ये जो रूप हमें प्राप्त हुआ है, इस रूप को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अगला उदाहरण, इस रोष्ट रूप को भी हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, इससे पहले हमें इन अवयवों को देखकर हमें एक ऐसी बात का पता करना है जो इन अवयवों पर तो लागू हो और इस समुच्चय के बाहर स्थित किसी भी अवयव पर लागू नहीं हो। तो इनको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो सभी अवयव हैं वो 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। 6 से छोटी क्या है? सभी अवयव 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। अब ये गुणधर्म इन पर ही लागू हो रहा है, इनके अलावा जो बाहर स्थित संख्या है उन संख्याओं में से किसी संख्या पर ये गुणधर्म लागू नहीं होगा, इनसे जो बाहर संख्या है। अब देखो, गुणधर्म का पता चल गया। अब लिखते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में। तो इन सभी अवयवों को किसी एक चर के द्वारा प्रदर्शित कर दो, और चर कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवयवों को जब भी दर्शाने की बात होगी तब हमेशा अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनको एक चर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और वो जो चर होगा वो क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर होगा। अब अक्ष की जगह वाई जेड पी क्यू आर एस किसी को भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अक्ष। चर लिखने के पश्चात हमें लगाने हैं कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के पश्चात हमें वो गुणधर्म लिख देना है। अब गुणधर्म लिखें उससे पहले हमने सभी अवयवों को क्या मान लिया? अक्ष मान लिया। तो सभी अवयव की जगह अब हम क्या लिख देंगे? अक्ष लिख देंगे, और ये गुणधर्म अब यहाँ पर लिखते थे। तो गुणधर्म लिखेंगे अक्ष 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। अगला उदाहरण देखो। तो अगले उदाहरण में जो अवयव दे रखे हैं उन अवयवों को देखने से ये पता चल रहा है कि ये सभी जो अवयव हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इन अवयवों में जो गुणधर्म था उसका हमें पता चल गया इनको देखने से। और वो गुणधर्म क्या है कि सभी अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। गुणधर्म का पता चल गया। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यहाँ पर इसको हमने मझले कोष्ठक में बंद नहीं किया। देखो, तो इन सभी अवयवों को चर के द्वारा प्रदर्शित कर दो। तो y के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब इसके बाद कोलन चिन्ह लगाओ। कोलन चिन्ह लगाने के पश्चात वो गुणधर्म लिख दो जो इन अवयवों पर लागू हो रहा है। तो वो गुणधर्म लिखेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? सभी अवयवों को हमने अक्ष मान लिया है, तो सभी अवयवों की जगह हम क्या लिख देंगे? y माना, सॉरी। तो सभी अवयव की जगह हम लिख देंगे y। तो अब गुणधर्म लिख देंगे y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। y क्या है? y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। गुणधर्म लिखने के पश्चात इसको क्या करना है? मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। तो ये जो रूप हमें मिला है इस रूप को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और ये समुच्चय निर्माण रूप कौन से रोष्ट रूप का है? इस रोष्ट रूप का है। अगला उदाहरण देखो। इस उदाहरण को समझो पहले। रोष्ट रूप में हमें संख्याएं दे रखी हैं 3, 6, 9, 12। अब इन संख्याओं को देखकर आपको इनमें गुणधर्म देखना है कि इन संख्याओं में क्या गुणधर्म है। तो इन संख्याओं को देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो संख्या है वो 3 के गुणज है। और 3 के कितने गुणज है? प्रथम 4 गुणज है। तो इन संख्याओं को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्याएं 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। तो सभी अवयव समुच्चय में सभी अवयव करेंगे। सभी अवयव 3 के प्रथम
4 गुणज है। सभी जो अवयव आ रहे हैं समुच्चय में वो सभी के सभी क्या है, 3 के प्रथम 4 गुणज है। अब इसको हम लिखते हैं रोस्ट समुच्चय निर्माण रूप में। तो सभी अवयवों को किसी एक चर के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। तो चर मान लो हमने काम में ले लिया p, उसके बाद हमें क्या लगाने हैं, कोलन चिन्ह लगाने। कोलन चिन्ह लगाने के पश्चात हमें वो गुणधर्म लिख देना है जो इन अवयवों में लग रहा है। तो इन अवयवों में गुणधर्म क्या है कि ये 3 के प्रथम 4 गुणज है। अब सभी अवयवों को हमने p के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो सभी अवयव की जगह हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। तो गुणधर्म बन गया p 3 के प्रथम 4 गुणज है, p 3 के प्रथम 4 गुणज है। इसके बाद हमें इसको मझले कोष्टक में बंद कर देना है। ये बन गया इस रोस्ट रूप का समुच्चय निर्माण रूप। अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण में जो रोस्ट रूप दे रखा है हमें, उस रोस्ट रूप के अवयवों को देखने से ये पता चल रहा है कि वो सभी की सभी विषम संख्याएं, और देखो आगे तक चल रही है, मतलब सभी की बात कर रहा है, सभी की सभी विषम संख्याएं। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो गुणधर्म है वो लिख लेते हैं एक बार। तो सभी अवयव, ये जो रोस्ट रूप दे रखा है इसके अवयव हैं वो क्या है, विषम संख्याएं। तो सभी अवयव विषम संख्याएं हैं। अब सभी अवयव की जगह कोई ना कोई चर मानेंगे। मान लो हमने चर मान लिया t, तो अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो चर हमने माना है t, उसके बाद लगाना है कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के बाद ये गुणधर्म लिख देंगे, t विषम संख्या है, t क्या है, विषम संख्या है। उसके पश्चात इसको मझले कोष्टक में बंद कर देना है। ये बन गया इस रोस्ट रूप का समुच्चय निर्माण रूप। ये तो अभी हमने इस समुच्चय निर्माण रूप को लिखना सीखा है। अब इसको पढ़ते किस प्रकार से वो समझते हैं। कोलन चिन्ह का मतलब होता है जहां। अब देखो ये जो हमने समुच्चय निर्माण रूप लिखा है इसको पढ़ना किस प्रकार से, तो पढ़ना इस प्रकार से, जो हमने कोष्टक लिखा है और कोष्टक के अंदर जो चर लिखा है, कोष्टक और कोष्टक के अंदर जो चर लिखा है उसको तो हमें पढ़ना है प्रत्येक, फिर यहाँ पर चर का नाम। जैसे अक्ष माना है तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रत्येक अक्ष। चर मान लो हमने y माना है तो पढ़ेंगे प्रत्येक y। चर मान लो हमने t माना है तो पढ़ेंगे प्रत्येक t। चर मान लो हमने u माना है तो फिर हम पढ़ेंगे प्रत्येक u। तो कोष्टक और इस चर को तो साथ में पढ़ना है, प्रत्येक फिर चर का नाम। तो यहाँ पर चर देखो हमने क्या माना है, अक्ष माना है। चर क्या माना है, अक्ष। तो इस मझले कोष्टक और इस चर को पढ़ना है प्रत्येक अक्ष। कोष्टक और इस चर को एक साथ पढ़ेंगे प्रत्येक अक्ष। फिर कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह का मतलब होता है जहां। तो प्रत्येक अक्ष जहां, फिर इस गुणधर्म को पढ़ देना है। तो आगे क्या है, अक्ष 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब फिर से एक बार पूरे को एक साथ पढ़ते हैं। तो मझला कोष्टक और चर को एक साथ पढ़ना है प्रत्येक अक्ष, उसके बाद इसका मतलब जहां अक्ष 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। फिर से पढ़ते हैं प्रत्येक अक्ष जहां अक्ष 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। इस समुच्चय निर्माण को पढ़ते हैं। देखो तो कोष्टक और चर को एक साथ पढ़ लेना है प्रत्येक अक्ष जहां अक्ष 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हमें इनको पढ़ना है। इसको पढ़ते हैं। देखो कोष्टक और चर को एक साथ पढ़ना है तो पढ़ेंगे प्रत्येक y, उसके पश्चात जहां y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो प्रत्येक y जहां y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसको पढ़ते हैं। देखो प्रत्येक t जहां t विषम संख्या है, प्रत्येक p जहां p 3 के प्रथम 4 गुणज है। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ा
जाता है। लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ा जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।